नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एमओयू धरातल पर आने से औद्योगिक विकास में आगे बढ़ेगा राजस्थान। कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने की प्रेस वार्ता। जिले भर में नशा तस्करों के 2000 से अधिक ठिकानों पर दबिश। बढ़ते नशे के खिलाफ चलाया 1 दिवसीय विशेष अभियान। संविधान पर हो रहे हमले के खिलाफ संघर्ष तेज करने का लिया संकल्प। आम सभा के साथ शुरू हुआ माकपा का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन। भटनी अश्वा मेला जारी, प्रतियोगिताएं 15 से। देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचे अश्वा पालक। अब खबरें विस्तार से। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग कैबिनेट मंत्री जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि राजस्थान राइजिंग समिट के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माइक्रो मैनेजमेंट की बदौलत 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हुए हैं। ये एमओयू धरातल पर आएंगे तो इसकी बदौलत राजस्थान औद्योगिक विकास में भी आगे बढ़ेगा। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित करवाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने शिरकत की। गोदारा ने बताया कि युवा सम्मेलन के माध्यम से 15,000 युवाओं को नौकरी दी गई। 85,000 युवाओं को कैलेंडर जारी किया गया। इन्हें इस साल नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की कड़ी में सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के जरिए यही संदेश दिया जा रहा है कि अगले 4 वर्ष में सरकार 4 लाख युवाओं को नौकरी देकर अपना वादा पूरा करेगी। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित करवाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में गोदारा ने बताया कि युवा सम्मेलन के माध्यम से 15,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। 85,000 युवाओं को कैलेंडर जारी किया गया। इन्हें इस साल नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की कड़ी में सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के जरिए यही संदेश दिया जा रहा है कि अगले 4 वर्ष में सरकार 4 लाख युवाओं को नौकरी देकर अपना वादा पूरा करेगी। इसका लाभ यह होगा कि अधिकतर विभागों में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी। इसी के साथ हनुमानगढ़ में राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन किया गया। इसमें करीब 16 करोड़ रुपए का निवेश जिले में हुआ। गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि 2027 में किसान को दिन में 6 घंटे बिजली मिलेगी। इससे सर्दियों में रात्रि को कड़ाके की ठंड में खेत में पानी लगाने के दौरान होने वाली परेशानी से किसान को निजात मिलेगी। प्रेस वार्ता में भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली भी मौजूद रहे। सभी पत्रकार साथियों को आज 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष माननीय भजनलाल शर्मा जी के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा दिन था, कल युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा 15,000 युवाओं को नौकरी दी गई, उनके परिपत्र दिए गए और 85,000 युवाओं को कैलेंडर जारी किया गया। 85,000 युवाओं को इस साल सरकार नौकरी देगी, रोजगार देगी। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, उसी कड़ी में सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि अगले 4 वर्ष में सरकार 4 लाख युवाओं को नौकरी देकर जो वादा जनता से किया उसको पूर्ण करेगी। और इसका लाभ ये होगा कि अधिकतर विभागों में जो कर्मचारियों की कमी है वो भी पूरी होगी। और साथ में जो इस कैलेंडर के माध्यम से जो कर्मचारी रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उनके साथ साथ नई नियुक्ति होए ताकि विभागों का काम सुचारू चल सके। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को जो राजस्थान राइजिंग समिट आयोजित किया गया, इसमें आपके हनुमानगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो लगभग 1600 करोड़ के आसपास के निवेश आपके जिले में आए। और राजस्थान में 35 लाख करोड़ के निवेश जो हुए हैं वो एमओयू साइन हुए हैं, उसके बदौलत राजस्थान औद्योगिक विकास में भी आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान है। तो जो हम औद्योगिक क्षेत्र में पीछे थे, इस राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से हम औद्योगिक क्षेत्र में भी राजस्थान आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से देश विदेश के व्यापारी, उद्योगपति, उद्यमी आए थे, उनका राजस्थान के प्रति जो भाव था, वो राजस्थान के प्रति ये देख रहे थे कि राजस्थान की जो नीतियां हैं, जो हमारी 10 नीतियां माननीय मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए नई नीतियां लेकर आए, जिसमें टूरिज्म के लेकर भी और अनेक क्षेत्र में, माइनिंग से लेकर हर सेक्टर में उसके
समस्त उद्योगपतियों ने भूरी भूरी प्रशंसा स्टेज पे की और भी जो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने करी कि राजस्थान सरकार ने जो इस बार अपने द्वार खोले हैं निवेश के लिए, उससे जो निवेश होगा उससे एक औद्योगिक क्रांति आएगी और उससे जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सकल पत्र में किया था युवाओं को रोजगार के लिए, तो 4 लाख सरकारी तो रही, पर प्राइवेट सेक्टर में उद्योग क्रांति के माध्यम से इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा कि आप ये देखें कि अभी राजस्थान के लोग जो बाहर जा रहे हैं वो राजस्थान में तो मिलेगा बल्कि पूरे दूसरे राज्यों से राजस्थान की ओर रोजगार के लिए लोग आएंगे। और इसी औद्योगिक निवेश के माध्यम से जो प्रोडक्शन होगा, जो व्यापार होगा, उसके माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो राजस्व की प्राप्ति होगी, उसके बदौलत राजस्थान विकास में उन कितनी योजनाओं को ला सकता है। आप आम जन की सुविधा के लिए तो राजस्व प्राप्त होगा, तो आम जन के लिए उपयोग होगा, तो उससे राजस्थान डेवलप स्टेट की श्रेणी में आएगा। और ये विषय रहते हुए कि आप सब साथियों को कि बहुत से व्यक्ति ये बात रखते हैं कि भाई इतने एमओयू पहले भी हुए पर वो कभी धरातल पर नहीं आए, तो उस बात का जवाब ये देते हुए कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री के दायित्व के नाते देखिए, इससे पहले हमने संगठन में उनका कार्य देखा। वो प्रदेश महामंत्री रहे तो 15 साल उन्होंने संगठन में काम करते, जो उनकी शैली है, जो उनकी खूबी है वो ये कि माइक्रो मैनेजमेंट, और उस माइक्रो मैनेजमेंट का हम देखते हैं कि जो बजट की घोषणाएं हुई पिछले साल बजट में, जब भी कैबिनेट बैठक होती है, अधिकारियों के साथ बैठक होती है, तो हमेशा इस बात पे जोर रहता है, उनको आंकड़ों सहित रहता है कि कितने जो हमने बड़ी घोषणाएं करी वो अभी तक उसका कोई भूमि संबंधी कोई कारण रहा, चाहे कोई और अन्य कारण से सारे आंकड़े उनके रहते हैं उनके पास। तो वो इसीलिए क्योंकि वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, और माइक्रो मैनेजमेंट के बदौलत ये 35 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आएंगे। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में शुक्रवार को जिले भर में नशे के खिलाफ 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस टीमों ने नशीले व मादक पदार्थों, खासकर स्मैक, हेरोइन बेचने का कारोबार करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके घरों में दबिश देकर तलाशी ली। जिले में नशा तस्करों के करीब 2000 से अधिक ठिकानों पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ओर से दबिश दिए जाने की बात सामने आई है। जिला मुख्यालय पर नशे का गढ़ माने जाने वाले खुंजा इलाके में जंक्शन व टाउन पुलिस थानों के 200 पुलिस कर्मियों के जाब्ते ने पुलिस अधीक्षक अरशद अली की उपस्थिति में चिन्हित सक्रिय नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली। नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। नशे का गढ़ माने जाने वाला नई खुंजा, जहां माना जाता है कि हर तरह का नशा, चाहे अफीम हो या स्मैक, चिट्टा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में पुलिस के निशाने पर हर वो घर था जहां नशे का कारोबार चलने की खबर पुलिस को मिली थी। छावनी में तब्दील नई खुंजा क्षेत्र में सुबह सुबह हर गली चौराहे पर पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे थे। जिला मुख्यालय पर नशे का गढ़ माने जाने वाला खुंजा इलाका जंक्शन व टाउन पुलिस थानों के 200 पुलिसकर्मियों के जाब्ते ने पुलिस अधीक्षक अरशद अली की उपस्थिति में चिन्हित सक्रिय नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली। एएसपी जनेश तंवर, डीएसपी मीनाक्षी सहित जंक्शन, टाउन, महिला व सदर पुलिस थानों के प्रभारियों ने खुद घर घर जाकर तलाशी ली। इस कार्रवाई के चलते खुंजा का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सर्दी की सुबह जैसे ही एकाएक कर पुलिसकर्मी खुंजा पहुंचे, नशा तस्करों के साथ साथ नशा करने वालों में भी हड़कंप सा मच गया। जिले भर में एक साथ अचानक पुलिस छापामारी से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के दौरान पुलिस कुछ लोगों को डिटेन कर थाना ले गई और पूछताछ शुरू की। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने क्या कुछ बरामद किया, इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस अधीक्षक ने देर शाम तक बरामदगी आदि के संबंध में जानकारी देने की बात मीडिया कर्मियों को कही। एसपी अरशद अली ने बताया कि पूरे जिले में एनडीपीएस खास तौर पर हेरोइन, स्मैक बेचने का कारोबार करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुक्रवार को 1 दिवसीय अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से घरों की तलाशी लेकर वेरिफिकेशन किया गया कि कौन कौन लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जंक्शन के खुंजा में नशे का धंधा करने वाले लोग अधिक हैं। इसकी बार-बार शिकायतें मिल रही थी। खुंजा में इस तरह का धंधा करने वाले 143 सक्रिय व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी पहले एनडीपीएस एक्ट के मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है और चालान भी हो चुका है। 12 टीमें गठित कर इन नशा तस्करों के घरों में दबिश देकर तलाशी ली गई। मौके से कई लोगों को डिटेन किया गया है। डिटेन किए गए व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है।
आज हमने वो कई दिनों से जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ क्षेत्र हमने छांटे थे जहाँ के अपराधी ज़्यादा रहने वाले हैं और वो सक्रिय रूप से इसी धंधे में लगे हुए हैं। तो इसको लेकर हुए पूरे ज़िले में हमने 355 पुलिसकर्मियों की 46 टीमें बनाई थी और उन्होंने ऐसी क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर रेड्स की जो ख़ास तौर पे नशे के व्यापार में लिप्त है। और उसमें से एक जैसे सिटी में खुंजा क्षेत्र है जिस पे बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। एक कॉलोनी में 143 ऐसे व्यक्ति सक्रिय हैं जो नशे के व्यापार में लिप्त रहे हैं और कभी न कभी पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। उन सबको आज पूरी इनकी तलाशी ली, दोबारा कहीं कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। और ये अकेले खुंजा में 29 व्यक्ति आज हमने अरेस्ट किए हैं और उसमें से एक व्यक्ति है वो सप्लायर है एनडीपीएस का, उसको भी हमने एनडीपीएस एक्ट में वांछित था, उसको अरेस्ट किया है। और 2 स्थायी वारंटी हैं, इनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हो रखा न्यायालय से, और 2 गिरफ्तारी वारंटी वाले भी हैं। और यहाँ 4 मुकदमे हमने आबकारी एक्ट के भी ज़िले में दर्ज हुए हैं इसी रेड के दौरान। और बाकी जो है लोगों के खिलाफ हमने निरोधात्मक कार्रवाई की है और आबकारी के भी काफ़ी देशी शराब और अंग्रेज़ी शराब बरामद की है। तो इस प्रकार से ये हॉलिस्टिक रूप से सभी जगह पर रेड की और लगभग टोटल 123 अपराधी हमने गिरफ्तार किए हैं और जिसमें से 13 अपराधी तो विभिन्न मुकदमों में और एनडीपीएस में वांटेड है, वो लोग हैं। बाकी ये भी एनडीपीएस के लोग हैं जो धंधा करते रहे। इनके विरुद्ध एक अभियान के रूप में कार्रवाई की गई ताकि नशे की सप्लाई और नशे के व्यापार पे लगाम लगाई जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 3 दिवसीय 24वां राज्य सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हुआ। राज्य सम्मेलन का उद्घाटन जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आम सभा के साथ हुआ। आम सभा को पूर्व सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, सांसद अमराराम, बीजू कृष्णन, पूर्व विधायक बलवान पूनिया, रामेश्वर वर्मा, शौकत राम मेघवाल, रघुवीर वर्मा, आत्मा सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए वृंदा करात ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बने संविधान के अधिकारों के आधार पर चुनाव जीतकर सत्ता में बैठी है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पिछले 10 सालों से बनी हर नीति, सरकार का हर कदम उस संविधान के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष की गारंटी देता है, संविधान जो बराबरी का अधिकार देता है, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए अधिकार देता है, आज उस पर सबसे बड़ा हमला है। इस अन्याय असमानता के खिलाफ इस संविधान को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाजवाद केवल शब्द न रहे और मजदूर किसानों के अधिकारों को और मजबूत करने के लिए हमारा संघर्ष हमेशा बरकरार रखना होगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत वहाँ बातचीत करके जो वहाँ माइनॉरिटीज है, जो हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ उनकी हिफाजत के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमें हर कदम उठाने की जरूरत है। साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि जो आरएसएस बंगाल के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से इसको एक बंगाल के अंदर सांप्रदायिक रंग देने का वो प्रयास कर रहे हैं। वहाँ जो हिंदू संगठन है वो भी कह रहे हैं कि अभी सरकार के साथ हमारी बातचीत हो रही है और हमारी हिफाजत के लिए यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, हम बांग्लादेश के ही नागरिक हैं और बांग्लादेश में हमारा पूरा अधिकार है। उसी सोच को लेकर भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी हिफाजत के लिए वो काम करे। दूसरी तरफ हमारे देश में भी जो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं वो भी बहुत ही गलत है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इनका एक अभियान चल रहा है कि हर मंदिर के नीचे वो और हर मस्जिद के नीचे वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई शिवलिंग है या कोई मंदिर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर स्टे लगाया है। ये हकीकत है कि देश के इतिहास में बहुत कुछ पिछले दिनों में, पिछली सदियों में जो कुछ हुआ है, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ऐतिहासिक चीजें हुए हैं, आज आप उसको लेकर देश को
राजनीति को प्रभावित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है। उनकी राजनीति तो अभी बिल्कुल दिवालिया हो रही, लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, इसलिए वो ये सब। का सम्मेलन बहुत शानदार था। इसकी उपस्थिति और खास तौर से महिलाओं की उपस्थिति। हनुमानगढ़ बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, मजदूरों की पार्टी है। इसके बावजूद भी इतनी ज्यादा संख्या देख के हमें बड़ी खुशी हुई और हम धन्यवाद करेंगे और मुबारकबाद देंगे हनुमानगढ़ के एक एक कार्यकर्ता को कि तुम लगे रहो, तुम दोबारा उस हनुमानगढ़ को 1959 वाले हनुमानगढ़ को वापस जिंदा करो। जंक्शन में बाईपास रोड स्थित पशु मेला ग्राउंड में चल रहे 19वें भटनेर अश्व मेले का तीसरा दिन भी अश्व प्रेमियों और पालकों के उत्साह से भरा रहा। मेले में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से अश्व पालकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मेले में अश्वों की विभिन्न प्रतियोगिताओं और उनके प्रदर्शन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजक समिति के सचिव सत्यदेव सुधार ने कहा कि हनुमानगढ़ का भटनेर अश्व मेला अपनी परंपराओं और भव्यता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह आयोजन अश्वों के संरक्षण और उनके महत्व को उजागर करने के साथ ही क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। भटनेर अश्व मेला केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अश्व पालकों के लिए एक विशेष मंच है, जहां वे अपने श्रेष्ठ अश्वों का प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को मेला स्थल पर अश्वों की छोटी और बड़ी चाल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें अश्वों की गति और संतुलन को परखा जाएगा। 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच सुंदरता प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। समिति अध्यक्ष अमन बागड़िया ने बताया कि 17 दिसंबर को विजेता अश्व पालकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अश्वों के पालकों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मेला न केवल अश्व पालकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देता है। पशुपालन विभाग और नगर परिषद की टीमें मेले को व्यवस्थित बनाने के लिए पूर्ण सहयोग कर रही हैं। मेले में मौजूद चिकित्सक अश्वों के स्वास्थ्य की जांच और उनकी देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं। ये मेला जो है 11 तारीख से शुरू हुआ था और ये 17 तारीख तक चलेगा और इसमें 14 तारीख को छोटी बड़ी चाल की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। 15, 16, 17 को ब्यूटी कंपटीशन होंगे और जो 17 तारीख शाम तक चलेंगे। बाहर से बहुत उत्साह के साथ लोग गुजरात से, दिल्ली, नोएडा से, हरियाणा से, पंजाब से घोड़े आ चुके हैं और आ भी रहे हैं रास्ते में। और सारी कमेटी पूरा सहयोग दे रही है मेले को भव्य बनाने के लिए। इसके अलावा पशुपालन विभाग का, नगर परिषद हनुमानगढ़ का, प्रशासन हनुमानगढ़ का भरपूर सहयोग है। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित करवाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों की कड़ी में शुक्रवार को दूसरे दिन जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी लगाई गई। किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ और विकास पुस्तिका का भी विमोचन हुआ। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग कैबिनेट मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ विधायक गणेश राज बंसल, भादरा विधायक संजय बेनीवाल, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, अभिषेक बटोरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, अमित साहू, कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम आदि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिला प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद अवलोकन किया। दोपहर बाद जिला प्रभारी मंत्री मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में 14 दिसंबर की दोपहर नगर परिषद सामुदायिक भवन में महिला सम्मेलन होगा। इसी के तहत 15 दिसंबर को अंत्योदय सेवा शिविर का भी आयोजन होगा और 17 दिसंबर को जंक्शन के अग्रसेन भवन में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम होगा। सर, एग्री प्रोडक्ट में अपन ने सारे एग्री प्रोसेसिंग प्रोडक्ट, ये कोई प्रोडक्ट यहाँ लीडिंग है मेनली सर कॉटन। सरसों का इस वर्ष कितनी 5600 या 5700, 5600 या 70 रुपये शायद MSP है, उसका भी अच्छा सरकार ने 40। What was your position? Right out. I played in junior
नेहरू बोर्ड का BPS हाई स्कूल बीपीएस में आपके साथ बहुत खेला हूँ। रेलवे में अपने बिश्नोई थे कोच रंजीता राम जी, तब मैं रेलवे स्कूल की और टीम अब में आप थे पर सर। आते थे। हाँ, तो हम तो बच्चे थे रेलवे से गए थे यस यस तो वेम्पायर ये अपने शीशम धन्यवाद आपको ये बताते हुए कि हमने 12 लाख नाम जोड़े जून जुलाई अगस्त में 12 लाख नाम नए जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में 12 लाख नाम जोड़े। उसमें विशेष योग्यजन 2 लाख और बाकी 10 लाख वो थे जो आवश्यक बच्चे और जो शादीशुदा महिलाएं शादी करते हैं उनके नाम जोड़े। 12 लाख के नाम हमने जोड़े और इसमें लिंग हमारे कोर्ट 46 लाख थी, उसमें 4 करोड़ 44 लाख तक हम पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इसको आप जरूर इसको सुना भी अच्छे तरीके से आमजन को जो आपका है उसको भी मिले अपने को लोगों में। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि E-KYC हर जगह कराई जाए, हर लाभार्थी को E-KYC करानी और उसे अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लगातार विभाग द्वारा जैसे पहले हम अगस्त में इसको E-KYC क्लास दी, फिर हमने सितंबर करी, अक्टूबर करी, आगे बढ़ाते नवंबर, अब 31 दिसंबर की तारीख है E-KYC और अभी तक 3 करोड़ 81 लाख लाभार्थी E-KYC कराए, बाकी लाभार्थी E-KYC नहीं कराया। उसमें हम छूट दी है तो जो 2 साल के 10 है उनको E-KYC की आवश्यकता नहीं, 10 साल से ऊपर है उनको कराने की आवश्यकता नहीं है। लगभग हमें उम्मीद है 1 लाख योजना होंगे 10 साल, फिर भी हमारे पास 40 की आस व्यक्ति है जिन्होंने KYC नहीं कराई। यदि वो 31 दिन तक नहीं करे तो 1 जनवरी से आखिरी 12 जनवरी से वो स्वतः खाद्य सुरक्षा योजना से लाभार्थी से भर हो जाएगी, क्योंकि हम ये चाहता लाभ मिले। अब इसमें कई तरह की बातें आती है, जैसे कहते हैं साहब विदेश में काम है, कई करेंगे, कई जगह तो राशन कार्ड में 3-4 वाले में चीजें तो चीजें बंद हो जाएगी। 40-45 लाख के स्थान मिलेगा। दूसरा अभियान हमने साथ हो रहा है 31 जनवरी तक जीवअप अभियान। जीवअप अभियान के तहत जो भी व्यक्ति इन सालों में तरक्की में भारत आगे बढ़े, हो सकता है एक समय स्थिति में नहीं था, आज वो अच्छी स्थिति में हो तो वो अपना नाम स्वतः ही खाद्य सुरक्षा योजना से पैसा से छोड़े। दूसरा, जिस भी व्यक्ति के पास 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर और समय का कमर्शियल के अलावा उस व्यक्ति का भी नाम 31 जनवरी तक मुझे नाम से टाइम जो टैक्स रिटर्न करता है वो भी नाम आता है। राज्य सरकार की ओर से आयुर्वेद विभाग को सशक्त बनाने के प्रयासों के तहत नवनियुक्त नर्सिंग कर्मियों का कार्यग्रहण समारोह आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रामप्रताप बरोला की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस मौके पर अराजपत्रित आयुर्वेद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन पारिक ने नवनियुक्त कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इन कर्मियों की नियुक्ति से जिले के 15 आयुर्वेदिक अस्पतालों में नई ऊर्जा का संचार होगा और आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं में और अधिक गुणवत्ता और दक्षता आएगी। समारोह के दौरान उपनिदेशक डॉक्टर रामप्रताप बरोला ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को उनके दायित्व और जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, आज भी आमजन के लिए अत्यधिक प्रभावी और लाभकारी है। उन्होंने कर्मियों से अपील की कि वे अपने कार्य को पूरी निष्ठा और सेवा भावना के साथ निभाएं ताकि आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके। जिले में 12 नर्सिंग कंपाउंडर नियुक्त हुए हैं और आज यहाँ पे इनको नियुक्ति दे दी गई है और मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद जो इतने कार्मिकों को बढ़िया नियुक्तियाँ दी है। और मैं इनसे सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आयुर्वेदिक औषधालय में जाकर जो चिकित्सकों के साथ मिलकर रोगियों की अच्छे प्रकार से सेवा करें। और प्रेमका सिंह हूँ मैं, यहाँ पे सभी स्थिति में नियुक्ति हुई है। मेरे को बहुत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे ज्वाइनिंग मिली है। पंचायत समिति पीलीबंगा में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कड़ा विरोध जताया है। इसके विरोध में शुक्रवार को ग्राम विकास अधिकारियों ने जिला परिषद कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। आदेश वापिस नहीं लेने पर 16 दिसंबर से सभी कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी थी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला अध्यक्ष राजेंद्र गोदारा ने बताया कि पंचायत समिति पीलीबंगा में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा के खिलाफ कुछ जांचें लंबित चल रही हैं।
मुकेश कुमार शर्मा को पूर्व में सस्पेंड कर मुख्यालय हनुमानगढ़ किया गया था। 17 सीसीए का नोटिस भी दिया गया। बाद में 16 सीसीए में कार्रवाई का निस्तारण करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अन्यायपूर्ण तरीके से ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा को बर्खास्त कर दिया। मुख्य बिंदु के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज चल रहे रिकवरी के प्रकरण में न्यायालय का स्थगन आदेश भी मुकेश शर्मा की ओर से प्राप्त किया गया था। सुनवाई का जो उचित अवसर मुकेश शर्मा को दिया जाना चाहिए था, वह जिला परिषद की ओर से नहीं दिया गया। पंचायत समिति पीलीबंगा में कार्यरत हमारे ग्राम विकास अधिकारी साथी श्री मुकेश कुमार शर्मा, जिनके विरुद्ध कुछ जांचें लंबित चल रही थी, साथी को सस्पेंड भी पहले किया जाकर मुख्यालय उनका हनुमानगढ़ किया गया था। 17 सीसीए में उनको नोटिस भी दिया गया था और बाद में 16 सीसीए में करके और कार्रवाई का निस्तारण करते हुए श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने अन्यायपूर्ण तरीके से साथी को बर्खास्त कर दिया। संगठन के जिले के पूरे ग्राम विकास अधिकारी साथियों में रोष व्याप्त है और सभी ने ये निर्णय लिया है कि तुरंत प्रभाव से अगर बर्खास्त आदेश प्रत्याहरित नहीं किया जाता है तो हम सब लोग पूरे जिले में मिलकर प्रधानमंत्री जन संवाद कार्यक्रम जो कि 17 दिसंबर को जयपुर में प्रस्तावित है, उसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे और सोमवार से जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारी समस्त कार्यों का बहिष्कार करते हुए पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शासन सीओ साहब ने जो आदेश जारी किया है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। बारसंग चुनाव में विभिन्न पदों को लेकर चुनाव हुए। इसके तहत शुक्रवार को मतदान किया गया। इनमें अध्यक्ष पद पर देवीराम मायला 13 मतों से विजयी हुए। मायला को 89 और प्रतिद्वंदी विजेंद्र सलपाड़ को 76 वोट मिले। वहीं सचिव पद पर ओम प्रकाश सुथार ने विनोद कटारिया को 1 मत से हराया, जबकि सह सचिव पद पर सुनील प्रकाश साहू ने आरिफ रावण को 21 मतों से पराजित किया। मैं सभी साथियों को साथ लेकर चलूँगा और सभी साथियों से ये भी मेरी इच्छा है कि भी सबको साथ लेकर बार और पूरी बेंच का अच्छा तारतम्य बना रहे, सभी विकास की तरफ पूरा ध्यान देंगे ताकि आने वाले समय भी हमारा एक ऐतिहासिक समय हो। इसी तरह थोड़ी सफाई, पौधे वगैरह, नई बिल्डिंग बनी है उसका भी हमें थोड़ी जिम्मेदारी बनी है, ध्यान रखना है, उसमें कुछ कमियाँ वो दूर करेंगे। और यहाँ भी क्लाइंटों के लिए वह स्पेशल जो जूनियर वकील आते हैं उनका भी पूरा ख्याल रखेंगे, उनकी कोई समस्या है तो उनका तत्काल समाधान हो। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नगर पालिका की ओर से कस्बे की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बाजार में अतिक्रमण को लेकर अभियान की शुरुआत की गई। शुक्रवार सुबह स्थानीय उपखंड प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका अमले ने बाजार में घूमकर दुकानदारों से समझाइश की और भविष्य में इस सड़क पर सामान पाए जाने से जब्ती की चेतावनी थी। आज सुबह ADM संजू जी पारिक मैडम, SDM पंकज जी गढ़वाल, डिप्टी साहब ईश्वरलाल जी, CI साहब ईश्वर जी, तहसीलदार महोदय और मेरे द्वारा मार्केट में सुबह सफाई और अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया गया, जिसमें उच्च अधिकारियों ने कुछ साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर निर्देश जारी किए
उसी की इम्प्लीमेंट के रूप में आज अभी दोपहर में सीआई साहब ईश्वर जी और मेरे द्वारा जाब्ते के साथ बाज़ार में समझाइश की गई और लोगों को समझाया गया कि आप अपने दुकान में अपना सामान रखें, बाहर नहीं रखें। और इस क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार नगरपालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मदद से मुहिम जारी रहेगी और आगामी कार्रवाई हम ज़्यादा सख्ती के साथ करेंगे, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था माकूल बनी रहे, लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो और जनहित को देखते हुए ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आगामी जो आज हमने समझाइश की है उसके इम्प्लीमेंट के रूप में, एग्जीक्यूशन के रूप में जल्द ही आगामी वीक में हम सख्ती के साथ उस सामान को जब्ती का काम, चालान काटने का काम भी करेंगे। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाते हुए राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के सदस्यों ने शुक्रवार को जंक्शन से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संघ प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर अनियमितताओं और प्रविधाओं पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो शीघ्र ही बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील प्रदेशाध्यक्ष बेगराज कोट ने कहा कि हाल ही में विभाग की ओर से किए गए समायोजन में भारी पक्षपात, अनियमितता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हुआ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्टाचार, मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचार, मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील हाल ही में जो समायोजन किया गया है विभाग के द्वारा, इसमें भारी पक्षपात, अनियमितता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और इसका राजनीतिकीकरण करके एकल महिलाओं को, विकलांग महिलाओं को और सेवानिवृत्ति के जो नज़दीक शिक्षक थे उनको भी 80-80 किलोमीटर दूर लगाया गया है। अगर डीओ कार्यालय समायोजन में थोड़ी भी अगर क्या है कि सावधानी बरतता तो एक अध्यापक किसी ब्लॉक के बॉर्डर पर बैठा है, उसी ब्लॉक में उसको 80 किलोमीटर दूर लगा दिया जाता है। अगर उसको ब्लॉक चेंज करना था तो 2 किलोमीटर दूसरे ब्लॉक में भी उसके लिए जगह थी। हमारा ये मानना है कि शिक्षा जगत के इतिहास में इतना बड़ा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात मैंने आज तक नहीं देखा। हम आज डीओ साहब से बात करने के लिए आए, दूरभाष से हमने भी बात की है। जब तक इन अध्यापक के जो हमारे साथी हैं, जो हमारी बहनें हैं, इसके साथ अगर न्याय नहीं होगा, अगर ये सूची कैंसिल नहीं करेंगे, परिवेदना में अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी, तो हम सारे इस क्या है कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे, इनके भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे। जैसा कि 9 दिसंबर को डायरेक्टर साहब से हमारा डेपुटेशन मिला है, मैं खुद गया था। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हम चाहते हैं कि 95% शिक्षकों को क्या है कि संतुष्टि मिलनी चाहिए। हम क्या है कि शैक्षिक माहौल को खराब नहीं करना चाहते, शैक्षिक वातावरण को खराब नहीं करना चाहते। लेकिन मेरे को यूँ लग रहा है कि इस डीओ माध्यमिक के अंदर जिन लोगों ने समायोजन किया, जो लोग समायोजन की प्रक्रिया में शामिल थे, शायद वो नौसिखिए हैं। हम ये भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि इस प्रकार के नौसिखिया लोगों को आज ही आप इस कार्यालय से रिलीव करें, एपीओ करें और उसका कार्यभार है वो दूसरे लोगों को देकर के शिक्षकों को न्याय प्रदान करें। ये हमारी बिटिया बोलेगी। शिक्षक संघ प्रगतिशील के द्वारा अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में की गई गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ आज हम लोग यहाँ डीओपी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये अनियमितताओं को और इनकी प्रतिवेदनों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो हम शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा करेंगे और इनकी जांच जो है माननीय डायरेक्टर महोदय से करवाएंगे और दोषी को सजा दिलवाएंगे। मैं अध्यापक पद लेवल 2 विज्ञान गणित दीपलाना से, जैसा कि अभी नौर में या फिर पूरे हनुमानगढ़ में जो समायोजन की लिस्ट जारी की गई है, उसमें अभी तो बोला जा रहा है कि समायोजन से लगभग 90%, 95% शिक्षक संतुष्ट है। लेकिन जैसा देखें कि भी ज्वाइन किसने किया है, तो ज्वाइन में कोई कहीं पे एक टीचर ने किया है, कहीं पे 2 टीचर ने किया है, तो फिर अगर संतुष्ट होते तो टीचर्स ज्वाइन भी तो करते ना। तो वापस देखें और वापस शायद इस लिस्ट को जारी करना जरूरी होगा, तो इसमें संशोधन किया जाए।
अत्यधिक बारिश के कारण पटवार, हल्का, रणजीतपुरा की चक 8, NDR 3 RP, 5 RP और 1 RP में हुए 100% फसल खराबा की मुआवजा राशि और आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की मांग के संबंध में प्रभावित किसानों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों के अनुसार पटवार, हल्का, रणजीतपुरा के चक 8, NDR 3 RP और 5 RP व 1 RP में करीब 4 माह पहले हुई अत्यधिक बारिश के पानी के कारण 100% फसल खराब हुई। बारिश का पानी मौके पर लगभग 1 से 1.5 फीट तक खड़ा था। प्रशासन अन्नदाताओं पे गौर करो, 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 प्रशासन अन्नदाताओं पे गौर करो। सारे पानी की समस्या है। 3-4 महीने से बारिश हुई थी, उससे क्या है कि 3-4 चकों के अंदर बाढ़ भी आ चुकी है और उस हालात से पानी निकला नहीं है अभी तक। और ऊपर से बजट भी पास हो गया है, पर अभी तक न ही तो पाइपलाइन दब रही है, न कोई और नया मुआवजा मिला है अभी तक। मकानों की गिर रहे हैं और कुछ गिरने की स्थिति पे है और बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है और साथ में पानी से बीमारियां भी फैल रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है बीमारियां भी। कौन से गांव का है ये जी मोहन मगरिया। 3 महीना हो गया पानी खड़े ने और मोहन मगरिया गाँव में है दानी बंद पड़ी है, दानिया बाहर निकलने रास्तों को नहीं, खेत पानी बड़े बड़े 1.5 फुट पानी पड़े अभी। और विधायक जी ने रुपया दे दिया 83 लाख, कलेक्टर ने उठाया, सीओ ने उठाया, रुपया दे दिया, ठेकेदार आ गया, पाइप नहीं लगने लग गया, आज महीना 3 हो गया, ठेकेदार का 9 महीना टाइम है मार्कन। मैं आता हूँ कि सागे हमारा मुआवजा मिलना चाहिए और सागे हमारा पानी निकले, पाइप लागनी चाहिए जल्दी में जल्दी। ना लगी तो 1 हफ्ते के माँ ना लगी तो मरेड़ा में बटिया, नहीं तो उठा बेच जाए। तो राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में ट्रेनिंग देने के चलते जिले के सरकारी विद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर किट का वितरण किया जा रहा है। गुरुवार को पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडितावाली के शहीद भूपेंद्र सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 10, 11, 12 के इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के 89 विद्यार्थियों को निःशुल्क विद्यार्थी कौशल किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी ने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी। सर, ये व्यावसायिक शिक्षा जो हमारे विद्यालय में संचालित है और उसके अंतर्गत जो संस्था कार्यालय है उसके द्वारा हमें जो कक्षा 10, 11, 12 जो है तीनों क्लास है, उसमें जो विद्यार्थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के जो है उनको बच्चों को जो स्टूडेंट स्किल किट है वो वितरित की गई है, जिसमें हमारे पास में कक्षा 10 और 12 के 50 विद्यार्थी हैं और कक्षा 11 है उसमें 29 विद्यार्थी है। तो कुल 79 या 79 जो बच्चे हैं उनको ये किट वितरित की गई। जी सर, जो स्किल किट जो वितरित की गई है और ये योजना जो संचालित है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को स्किल्ड करना या उनके कुशलता प्रदान करना और उसको विद्यार्थी को रोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, तो आज हमें कौशल किट का वितरण किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे उपकरण हैं। इनका उपयोग हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। अगर हमें कोई सरकारी जॉब से मैं वंचित रह जाती हूँ तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकती हूँ। थैंक यू। मैं कक्षा 11 की सर्वजीत आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैं इनेक्स में हूँ और मुझे आज निःशुल्क कौशल किट दी गई है, जिसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं, जिससे हम घर में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कोई भी बिजली फॉल्ट हो तो हमें उसको टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें फॉल्ट कहाँ पे है और उसे हमें तारें भी जोड़ सकते हैं
बहुत अच्छे अच्छे उपकरण दिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।